एक देश में विजनरी थे 2013 में। उन्होंने एक बात कही थी, जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं देश के, तो 2013 में उन्होंने इसको देख लिया था। उन्होंने कहा था जिस तरह से रुपया गिर रहा है उसी तरह से देश की साख भी गिर रही है। जिस तरह से रुपया गिर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। और आज ये हो गया, उनके रहते ही ये बात हो गई, साख न्यूनतम पे चले गई देश की उनके अनुसार, और विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पा रहा उनके अनुसार। मेरा सवाल तीन ही है कि उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों का क्या दोष है जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पे लगा दी और पिछले 6 महीने में उनकी फॉरेन एजुकेशन की कॉस्ट 7 से 8% बढ़ गई। उनका क्या दोष है? मेरा सवाल है उन कैंसर पेशेंट्स और उन मरीजों का क्या दोष है जिनकी आवश्यक दवाइयाँ दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट होके देश में आती है और डॉलर में पेमेंट करना पड़ता। उन दवाइयों की, जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत है जो 6 से 7% बढ़ गई है। ये मेरा सवाल उन गृहिणियों की तरफ से है प्रधानमंत्री जी को, जो रसोई गैस का इस्तेमाल करती है और बिना कच्चे तेल की और कच्चे क्रूड ऑयल और गैस की कीमत बढ़े हुए दोनों ऑयल और गैस की कीमत 6 से 7% बढ़ गई, क्योंकि आपको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, कच्चे तेल के लिए भी और गैस के लिए भी। और सबसे बड़ी मेरा सवाल ये है कि इन सब परिस्थितियों में आपको प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी क्या कोई ठोस उपाय सुझाते हुए दिखे? वो तो बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे हुए, उनके पास कोई ठोस उपाय नहीं। क्या आपने एक बार भी प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को पिछले 6 महीने में इस पे चिंता जताते हुए भी देखा? वो तो आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, वो इस सबको मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, या तो आप इन पे ठोस उपाय करके इसको लगातार जो गिरता है रुपया उसको रोकें, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की माने तो ये बहुत जल्द 83-84 पे पहुंच जाएगा। $1 की कीमत 83 रुपये के आसपास हो जाएगी। इसको रोकें। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो संसद का मॉनसून सेशन चालू हो रहा है, इसकी पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों से इसकी राय लें और इसको रोके, अन्यथा ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकता है। सर, वहीं पे आपने मॉनसून सेशन पार्लियामेंट्री है और उस शब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया जा सकता है। देखिए, जुमला जीवी, असत्य, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अहंकारी, अगर ये शब्द हटा दोगे तो मौजूदा केंद्र सरकार के लिए नए पर्यायवाची शब्द खोजने पड़ेंगे। ये इसमें असत्य क्या अनपार्लियामेंट्री है क्या? क्या असत्य ऐसे बोलना कि भाई ये असत्य बोल रहे हैं तो ये अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने ये जीवी शब्द तो उन्हीं का शब्दकोश से निकला है। प्रधानमंत्री जी के शब्दकोश भी अनपार्लियामेंट्री है। उन्होंने कहा था ये आंदोलन जीवी है, तो ये शब्द के निर्माता निर्देशक तो प्रधानमंत्री जी स्वयं है। तो क्यों इस तरह की बातें करके, तो पार्लियामेंट में क्या हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, थैंक यू मोदी जी इन इंग्लिश, और हिंदी में बोलना है तो वाह मोदी जी वाह, बस? क्या ये दो वाक्य ही पार्लियामेंट में एक्सपेक्टेड है? लोकतंत्र में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए, पार्लियामेंट को फेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो कोई देश के मुद्दों पे अपनी बात रखते नहीं हैं। तो जब पार्लियामेंट में हम बोलें कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो असत्य साबित हुई, इसमें गैर संसदीय क्या है? फिर तो यही बोलो कि जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी उससे युवा मोदी जी पर बहुत खुश है और युवा बोल रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह। क्या वो ये सुनना चाहते हैं? तो जो चीज़ें हैं, जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी तरह के अशोभनीय शब्द संसदीय व्यवस्था और संसदीय प्रणाली में नहीं होने चाहिए, पर
आप कह दो असत्य ही अनपार्लियामेंट्री है, गिरगिट की तरह रंग बदलना ही अनपार्लियामेंट्री है, यू टर्न लेना बोलना ही अनपार्लियामेंट्री है, आप अहंकारी बोलना ही अनपार्लियामेंट्री है। तो नए फिर तो हमें भी, जैसे प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लेके उसको कभी बोलते हैं विस्तारवादी, कभी बोलते हैं हमारा पड़ोसी, तो फिर पर्यायवाची शब्द खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है वो देश के लिए दीर्घ काल में एक अच्छी बात नहीं रहेगी। सर वहीं पे नुपुर जैसे जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है गौहर चिश्ती हैदराबाद से, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी भारत में भारत के संविधान और भारत के कानून के विरुद्ध बात करता है उसका गिरफ्तार होना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति देश में हिंसा, सामाजिक द्वेष, सामाजिक ताने बाने को चूर चूर करने का प्रयास करता है, अगर वो गिरफ्तार होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो इसमें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। और सर अगर हम वहीं पे अगर बिहार की बात करें, पीएफआई की ट्रेनिंग जो है वो आरएसएस की शाखा से, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है देश के गृह मंत्री अपने इतने उच्च अधिकारी, और बिहार में भी भाजपा की सरकार है, उनकी सरकार के इतने उच्च अधिकारी, एक जिले का पुलिस का कप्तान होता है एसएसपी, उसने अगर ऐसी बातें कही है तो इसको गंभीरता से लेंगे गृह मंत्री जी। आरएसएस की सारी शाखाओं की इंक्वायरी कराएंगे कि वहाँ क्या होता है। मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या होता है, पर गृह मंत्री जी मुझे उम्मीद है पूरी इंक्वायरी कराएंगे। और अगर वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो 1% भी देश की अखंडता, एकता, सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है, तो जिस तरह हम मांग करते हैं पीएफआई को भी बैन करो, इस संस्था आरएसएस को भी बैन करो, प्रॉपर इंक्वायरी करके, और सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जांच करानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश का सोशल फैब्रिक पे डेंट पड़ा है, तो कौन कौन लोग हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप ये समझिए, नुपुर शर्मा तो एक फिल्म होती है उसकी अदाकारा है, उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है उस फिल्म का निर्माता कौन है, उस फिल्म का निर्देशक कौन है, ये पता लगाना जरूरी है। और जो एसएसपी साहब ने जो इंगित किया है उस पे पूरी, क्योंकि एसएसपी साहब ऐसे नहीं बोलेंगे, वो भारत सरकार के अधिकारी, किसी दल के अधिकारी नहीं होते वो। तो अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो उसको गंभीरता से लें। बिहार सरकार भी, नीतीश कुमार जी भी इसको गंभीरता से लें। ये जो आरएसएस में क्या हो रहा है इसकी जांच करें। और जब एसएसपी साहब ने इन शब्दों का उल्लेख किया है तो मुझे लगता है कि आरएसएस देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक ताने बाने के लिए खतरा आज उत्पन्न कर रही है। सर वहीं पे मेरा आप बात करें तो काफी क्राइसिस में है। वहीं पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो सिंगापुर लैंड कर चुके हैं और उन्होंने फॉर्मल रेजिग्नेशन अपना दे दिया है, जिसका इंतजार होगा। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों का धोखा देके भागे नहीं भागे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम श्रीलंका के पड़ोसी हैं, हमारा धर्म है पड़ोसी धर्म, कि जब पड़ोस के लोगों में कोई आपत्ति हो, हमारा धर्म है हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े मिलें। उनकी इस आपदा के समय उनको कोई ज़रूरी और आवश्यक सामग्री की कोई कमी ना हो, इसकी व्यवस्था हम करें, यही हमारा पड़ोसी धर्म है। उनका प्रेसिडेंट कहाँ भाग गया, क्यों भागा, हाँ अगर आप मुझसे पूछें कि श्रीलंका की आज ये हालात कैसे उत्पन्न हुए, तो मैं 4 बातें कहूँगा। कोई भी देश, कोई भी दुनिया का कोई भी देश, वहाँ पे अगर लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी, वहाँ पे लगातार जो सरकार है वो लोगों को भिड़ाने का, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करेगी, यदि वहाँ की सरकार कृषि, क्योंकि श्रीलंका भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, कृषि को इग्नोर करके नए नए उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी, और यदि कॉन्स्टेंटली जो सामाजिक ताने बाने को तार तार किया जाएगा, दुनिया का कोई भी देश श्रीलंका बन सकता है। तो ये इसलिए श्रीलंका एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आज ऐसी हालत हुई। पर मैं और मेरी पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि राष्ट्रपति कहाँ भागा, कैसे भागा, क्या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
हमें हमारे पड़ोसी धर्म को निर्वाह करना है। श्रीलंका के लोगों के साथ आज भारत की सरकार को खड़ा होने का समय है और उन लोगों को कोई ज़रूरी और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना हो, ये इंश्योर करना हमारा कर्तव्य है।